हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सोल्व करने वाले हैं नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर और हम ये क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे। ओके, आज की क्लास में हम क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग चैप्टर 1, 2, 3 लेंगे। ओके, और उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब चैप्टर सब फिनिश हो जाएंगे क्लास 12th के, उसके बाद जो क्लास 11th के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है ओवर अ सरफेस और 4 ऑप्शंस है। तो पहले तो ये इक्वेशन ही देख लेते हैं कौन सी है। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था नेट फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था और इसे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये था ओके, डी ए से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डी एस से भी। बेसिकली एरिया एलिमेंट है ये। ओके, एरिया या फिर सरफेस एलिमेंट। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला था और ये इक्वल आया था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब ये बन गया है गॉस लॉ। हम सिर्फ इतने की बात करें, है ना, इसको भी भूल जाए, तो ये होता है हमारे पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर इन्होंने इसको 0 पुट किया है, मतलब फ्लक्स कितना है, 0। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है हमारे पास ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। देखो, चार्जेस हम वही काउंट करेंगे जो सरफेस के अंदर होंगे, इनसाइड में होंगे। ये वाला एक पॉइंट था हमारे पास और ये आता है जब हम गॉस लॉ पढ़ते हैं और गॉस लॉ में हम एक क्लोज्ड 3D सरफेस लेते हैं। ओके, बट उसका यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको भी रखें तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, Q इक्वल्स टू 0। और ये कौन से चार्ज है, जो सरफेस के इनसाइड में है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो रिजल्ट्स हैं। नेट फ्लक्स कितना है, 0, और नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब नेट चार्ज भी कितना होगा, 0, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ओके, तो हालांकि ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ये करेक्ट है, लेकिन जो इन्होंने हमें सिचुएशन दी है उसके रिलेवेंट नहीं है। ओके, तो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। अगेन रिलेवेंट पॉइंट नहीं लग रहा है। एक बार थर्ड भी चेक कर लेते हैं। The number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it. ये थोड़ा सा रिलेवेंट लग रहा है तो इसको हम चेक कर लेंगे। एक बार ऑप्शन 4 देख लेते हैं। The magnitude of electric field on the surface is constant. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है सरफेस पर कांस्टेंट है। अगेन ये भी कुछ रिलेवेंट नहीं लग रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा और ये हमें थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सरफेस रही होगी, क्लोज्ड सरफेस जिसे हम बोल सकते हैं। ओके, इसीलिए इन्होंने ये सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है। ओके, ये यहाँ पर दिया है ना, एस। ओके, सरफेस इंटीग्रल किया है इन्होंने, तो हमारे पास एक सरफेस होगी और यहाँ पर इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना आया है, 0। नेट फ्लक्स 0 आने का मतलब क्या है, हो सकता है यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जा रही हो सकता है कुछ आउटसाइड जा रही हो।
ऐसे में इनसाइड वाला अगर हम फ्लक्स निकाले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाले, कितनी होगी? जितनी बाहर जा रही है उसके इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस रिजल्ट को कंसीडर करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, ये जीरो होने का मतलब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो है, और ऐसा होने की एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही होंगी। ओके, तो यहाँ पर ये वाला केस करेक्ट है। ओके, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ओके, देखो ये वाला जो पॉइंट दिया था ये करेक्ट था। ओके, और यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें इक्वेशन ये दी थी, तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, an electric dipole is placed at an angle 30 with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। ओके, इंटेंसिटी बोलो, स्ट्रेंथ बोलो, मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल है थीटा 30 डिग्री। ओके, और ये किस किस के बीच में है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो ये ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये हमारे पास डायपोल। ओके, ये हमारे पास एंगल 30। ये मैंने थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे क्यों बनाया है? इलेक्ट्रिक डायपोल है, हम जितने भी मेजरमेंट करते हैं वो उसके सेंटर से करते हैं, तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से मेजरमेंट इजीली कर पाएंगे। ओके, मान लेते हैं कितना है प्लस क्यू, ये कितना है माइनस क्यू। ओके, जितना भी चार्ज होगा होगा तो इक्वल एंड अपोजिट है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू गिवन है 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज हमने क्यू माना है तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। देखो इस पूरे डायपोल की लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। जनरली हम इसे 2L कंसीडर करते हैं। ओके, मतलब ये जो पूरा डायपोल है ये कितनी लेंथ का है? 2 सेंटीमीटर। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? 2L से। 2L से क्यों? ये सेंटर पॉइंट है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? L, और इससे आगे की भी लेंथ कितनी हो जाएगी? L। ओके, चार्ज निकालना है। हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड फॉर्म में देख लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन की इन्होंने बात की नहीं है। PE साइन थीटा हो जाएगा। P क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है?
P इक्वल्स टू 2QL। ओके, चार्ज लेना है और 2L क्या है, इस पूरे डायपोल की लेंथ। ओके, हमारे पास E है, थीटा दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। टाउ इक्वल्स टू 2QL E sin थीटा। हमें फाइंड करना है Q, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कुछ इस तरह। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। sin 30 होता है हमारे पास 1/2। ओके, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर था इस पूरे की वैल्यू। ओके, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। एज यूजुअल हम करते हैं, एसआई यूनिट को यूज करते हैं सिर्फ, और जैसे यहाँ पर इन्होंने भी यूज किया है मीटर को, तो हम सेम कैलकुलेशन में सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते। -2 ये है, +5 ये है, कितना आएगा 10⁻³ इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिली कूलम। ओके, 10⁻³ मतलब मिली। ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, ये वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डायपोल इज। तो हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, V से हम उसे डिनोट करते हैं। ओके, और ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि ये किसकी टर्म्स में आना चाहिए, 10⁻² वोल्ट। ओके, हमें P पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है, 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं, K। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो दो मेथड है। अगर आपको याद है इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है V इक्वल्स टू KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R² माइनस A² cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, P क्या है और R क्या है। मिड पॉइंट से पॉइंट P की जो डिस्टेंस होती है उसे हम R से डिनोट करते हैं। A क्या है, यहाँ पर डायपोल की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 2A, तो हाफ कितनी हो जाएगी, A। थीटा क्या है यहाँ पर, ये अगर पॉइंट P डायपोल की एक्सेस पर होता है तो हम थीटा को लेते हैं 0। ओके, ये जब हम डेरिवेशन हमने किया था, ओके, तो वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थीटा आ सकता है, 90 आ जाता है, तो हम उसे बोल देते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है। ओके, क्योंकि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। अगर वो एक्सिस पर है तो वो एक्सियल पॉइंट हो जाता है, और उस केस में थीटा कितना हो जाता है, 0। 180 भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट भी नेगेटिव क्यू की साइड रखा होता तो ये कितना हो जाता, 180।
तो यहाँ पर थीटा तो कितना हो गया है 0, पी कितना है, पी होता है क्यू हमने अभी यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने लिया था 2QL। ओके, यहाँ पर भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एल ले लेते हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, वैल्यू कितनी है इसकी, क्यू के की टर्म्स में तो निकालना है, 2L की वैल्यू रख सकते हैं हम क्यू इंटू 6 सेंटीमीटर। ओके, इसे क्या लिख देंगे, क्यू इंटू 6 इंटू 10⁻⁻²। ओके, यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम मीटर। नेक्स्ट, के क्या है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन में दिया भी है 1/4πε0, और आर क्या है 5 सेंटीमीटर। ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में वर्डिंग में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं की है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डायग्राम से निकालनी पड़ेगी। अगर आपको डायग्राम याद है तो आपके लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, अदरवाइज काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आर की वैल्यू 5 है, थीटा एल सबकी वैल्यू आ गई है, सबको पुट कर देते हैं यहाँ पर। cos 0 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो नीचे कितना आएगा, आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25। ओके, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, -4 माइनस एल चाहिए, एल कितना होगा 3। ओके, इसको सोल्व करेंगे, ओके, ये वोल्ट में आ जाएगा, लेकिन जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। ओके, तो 10⁻², इसी की टर्म में आ रहा है हमारे पास, इसी की टर्म में आना चाहिए था। मल्टीपल में क्या है 3/8 के क्यू, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन 3। ओके, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है ना, एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो अगर क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं याद है तो एक और तरीका है, उससे भी देख लेते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये पोटेंशियल है नेट पोटेंशियल। ओके, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हमें दो या दो से ज्यादा पोटेंशियल को ऐड करना पड़ जाए तो हमें वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर कितना पोटेंशियल आएगा, ओके, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके रख देंगे। दूसरा, माइनस क्यू के कारण यहाँ पर कितना पोटेंशियल आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब जनरली जो फॉर्मूला होता है वी का वो होगा के क्यू बाय आर,
यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, मॉडलेस नहीं आएगा। ओके, विद साइन हमें रखना है। आर क्या होगा? डिस्टेंस। ओके, ये के क्यू प्लस क्यू, पी के लिए देख रहे हैं तो वहां पर कितना आ जाएगा? आर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? टोटल 5 है, और ये कितनी है? 3, तो ये कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? -2। ओके, ये हमने निकाला है क्यूपी। ओके, दूसरा -QP के, इस बार चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा? -Q। यहाँ पर हम क्या लेंगे? -Q और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, ये तो 5 है और ये कितनी है? 3, तो कितना आ जाएगा? 5 + 3 8 इंटू 10⁻²। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ओके, सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 3k/8। ओके, देखो हम यहाँ पर जो नोटेशन यूज कर रहे हैं ना, आपके जो भी नोट्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर ये जो बेसिकली होता है, हम अगर P पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर नेट पोटेंशियल। ओके, तो ये P और Q के बीच की डिस्टेंस होगी। चार्ज क्या है? Q। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल? P पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो P और R के बीच में होगी, सॉरी P और Q के बीच में होगी। ओके, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा था, तो वहां पर भी आपने डेरिवेशन कोई ना कोई किया होगा, है ना? उस डेरिवेशन में जो आपने नोटेशन यूज की है उसके अकॉर्डिंग आप वही नोटेशन यूज कर सकते हो एग्जाम में। ओके, जो मैंने डेरिवेशन कराया हुआ है मैंने उसके अकॉर्डिंग यूज किए। ओके, तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हमने अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट मेथड से, ये वाला फॉर्मूला ना स्टूडेंट्स याद नहीं रखते हैं। ये हमारे पास सिचुएशन थी, यहाँ पर एक पॉइंट P था और ये डिस्टेंस हमने R बोला था इसको, और ये L। हम ना डेरिवेशन जब करते हैं तो हम एक कंडीशन लेते हैं कि R ना काफी ज्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में? L के कंपैरिजन में। ये कब होता है? जब हमने P लिया तो एक्सियल पोजीशन पर ही है, ओके, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, और थीटा कितना है? 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू KP डिवाइडेड बाय R² बाय, सॉरी, -L²। ओके, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? KP R²। R तो काफी ज्यादा बड़ा है ना,
एल के कंपैरिजन में तो उसका स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। तो हम यहाँ पर एल को छोड़ सकते हैं, 0 मान सकते हैं। अगर आपको सीधे सीधे नहीं करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इस फॉर्मूला को अगर हम ओपन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा आर और एल के बीच में, अगर पावर से कंफ्यूजन होता है तो। ओके, अब यहाँ पर आर बड़ा है तो इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आर बड़ा है तो इसको छोड़ सकते हैं, क्या आएगा आर स्क्वायर। तो जब भी हम एक्सियल का केस देखते हैं ना तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्सियल है मतलब एंगल कितना होगा 0। ओके, अगर ये प्लस क्यू की साइड में है, ये ओरिएंटेशन अगर हमें गिवन है, ओके, तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये भूल जाते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। हालांकि आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली आंसर चाहिए मेथड से तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि पता कैसे चलेगा। देखो हमारे पास ना ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ये तो हम लिख ही नहीं सकते ना, इसके लिए काफी ज्यादा बड़ा है ना। अगर देखो ऐसा होता कि ये 100 सेंटीमीटर होता और ये 3 सेंटीमीटर होता तो हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे। ओके, या फिर ये मीटर में चला जाता और ये सेंटीमीटर में रहता तो भी हम ये ले सकते थे। अगर हमारे पास आर कितना है 500 और एल कितना है ओनली 5 तो भी हम ये ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी अगर किसी ने यहाँ से भी सोल्व किया होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आंसर उसका करेक्ट आ गया होगा, बट अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्होंने ऑप्शंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा तो आपको एग्जैक्ट आंसर वहां पे नहीं दिखेगा और हो सकता है कि आप फिर तुक्का लगा के आओ। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन ये है। अगर आप ये पूरा नहीं करना चाहते हो तो फिर जनरल फॉर्मूला ये होता है जिससे हमने सेकंड मेथड यूज किया है। ओके, और यहाँ से आप नेट पोटेंशियल निकाल सकते हो V1 प्लस V2 करके। ओके, क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और उसके लिए उन्होंने हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। ओके, अब इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर नेमिंग कर दूं इसको पॉइंट सी और इसको यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट बी। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई बीच में कैपेसिटर है नहीं। ओके, तो सेम ये पॉइंट रहेगा। इसको ड्रॉ करें, ए टू सी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, सी से बी ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी और अगर आपको सीधा सीधा देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है तो ये भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार कंफर्म कर लेना क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। ऐसे में अगर आप थोड़ी जल्दबाजी करते हो तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, देखो जो फर्स्ट प्लेट है वो दोनों कैपेसिटर की सेम पॉइंट से कनेक्ट है और जो सेकंड प्लेट है वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। सीरीज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक प्लेट तो दूसरे से कनेक्ट होगी
सपोज हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाए, यहाँ पर क्या है, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट बी से कनेक्ट है और ये भी बी से कनेक्ट है, लेकिन ये वाली प्लेट ए से और ये वाली सी से कनेक्ट है। पैरेलल में क्या होगा, पहले वाली प्लेट एक पॉइंट से और बाद वाली प्लेट किसी दूसरे पर सेम पॉइंट से कनेक्ट होगी। ओके, तो इन दोनों में पहले क्या अप्लाई कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, पैरेलल में है दोनों। जो फाइनल आएगा C1 प्लस C2। ओके, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। ओके, इसको C3 बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास नया कॉम्बिनेशन आया है वो क्या आया है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, तो उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास फाइनली सर्किट बचा हुआ है। ओके, इसको C4 बोल देते हैं, ये C3 है, दोनों सीरीज में है। क्या आएगा, 1/C इक्वल्स टू 1/C3 प्लस 1/C4। C इक्वल्स टू C3C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4। C3 कितना है हमारे पास, 6 माइक्रोफैरड, और C4 कितना है, 3 माइक्रोफैरड। नीचे 3 प्लस 6 हो जाएगा, कितना आएगा, 9 माइक्रोफैरड। तो एक यूनिट से यूनिट कट जाएगी, तो उसका भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो जहां पर हमें कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है पहले उसको सोल्व कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वाला देख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से हमें क्लियर हो जाता है। ओके, और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम क्वेश्चन को सही सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से। क्या करना है, एक डायग्राम दिया हुआ है और वहां से हमें बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल है, करंट नहीं बताया हमें किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ओके, तो क्या कर सकते हैं, एजम्पशन ले सकते हैं, मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, इस तरह से पूरे लूप में। ओके, ये डायरेक्शन है करंट की, और अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केवीएल और केसीएल अप्लाई कर लेंगे। केसीएल का तो यहाँ पर कोई यूज है नहीं, एक ही करंट है, सब सीरीज में ऐड है, तो सब में सेम ही करंट फ्लो होगी। ओके, यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवीएल अप्लाई करनी पड़ेगी। तो करते हैं। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, कैसे करते हैं, देखो जो बैटरी होगी उसमें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो जो पोटेंशियल होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे,
अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो नेगेटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन है करंट की, कैसे जा रही है इसके लिए देख लें। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो ये हो जाएगा -10। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो +5। यहाँ पर देखो ये हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम इसे मान सकते हैं कि ये V1 है और इसको हम मान लेते हैं V2, इसको हम मान लेते हैं V3। ओके, V1 क्या होगा, ओम्स लॉ से देख सकते हैं, V = IR होता है। यहाँ पर I कितना है, हमने कैपिटल I माना हुआ है, और R कितना है, 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास V2 कितना आएगा, इस रेजिस्टेंस की ये वोल्टेज हमने मानी है, रेजिस्टेंस कितना है 7, और करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें भी I, तो ये कितनी हो जाएगी 7I। V3 भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर करंट सेम है, सब सीरीज में है, रेजिस्टेंस कितना है 2। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पर देख के लिख सकते हो कि अच्छा I करंट है, रेजिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, +I लिखना है। ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा +7I, यहाँ पर +2I = 0। सर्किट में जो भी था हमने सबको मेंशन कर दिया। अब टोटल किसके इक्वल आएगा, 0 के। जब हम वोल्टेज को लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कराई है या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग हम साइन लेंगे। लेकिन जब हम बात किसकी करेंगे, रेजिस्टेंस की, तो उसमें हम हमेशा पॉजिटिव साइन ही लेंगे। ओके, करंट इस साइड से फ्लो हो या फिर इस साइड से, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। किसमें चेंज होगा, सिर्फ जो हमने यहाँ पर बैटरी ऐड की है उनके केस में। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 + 7 + 8 + 2 10। 0.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है, देखो वैल्यू सिर्फ इसी में। ओके, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमने कौन सी डायरेक्शन ली है, ए से बी जा रही है हमारी करंट, ए से बी, ठीक है, ई से होते हुए, तो ये तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये मैंने सिर्फ ऐसे ले लिया था, कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन होगी, कुछ माइंड में नहीं था, रैंडमली मैंने ये डायरेक्शन ले ली, और ऐसे ही आपको भी लेनी है एग्जाम में। ओके, सपोज आपने ये वाली डायरेक्शन ली, ओके, अलग से बना लेती हूँ, आपने ये डायरेक्शन ली है करंट की। ओके, आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो, यहां से आपके पास आंसर तो सेम आएगा लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। ओके, आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास साइन आएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी I = -0.5 एम्पियर, अगर आप ये डायरेक्शन लेते हो। ओके, अब करना क्या है, करंट तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो ऑपोजिट ले ली है, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट कर दो, आपको करेक्ट डायरेक्शन मिल जाएगी। इसका ऑपोजिट मतलब ये। ओके, तो अगर एग्जाम में आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, अगर वो नेगेटिव आ जाए, दैट्स मीन क्या करना है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, आप करंट को दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करा दो। ओके,
यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डायरेक्शन इन दिस सर्किट द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय, हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और इन्होंने बोला है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब ये कितनी है, 0। ओके, इस वाले लूप को देख लेते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं। इसको लूप 1 बोल देते हैं और इसको लूप 2। ओके, लूप 2 है हमारे पास, ओके, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओके, और इसके पास अपनी कोई वोल्टेज होती भी नहीं है। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर को डेप्थ में कि हम यहाँ पर जो वोल्टेज यूज करते हैं वो हम बाहर से कोई अप्लाई करके रखते हैं बैटरी। ओके, तो इसकी कोई वोल्टेज नहीं होगी, करंट यहाँ पर फ्लो हो नहीं रही है। इसके पास रेजिस्टेंस आर है, करंट कितनी है वो हम नहीं जानते, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वोल्टेज कितनी है वो भी नहीं पता। ये एक बैटरी दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 2 वोल्ट की है। अब क्या करें, देखो यहां से केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल क्यों अप्लाई कर रहे हैं, देखो हमें ना इस पूरे सर्किट में क्या पता है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, नहीं पता। क्या हमें पता है कि रेजिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली नहीं पता, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें एटलीस्ट इसका पोटेंशियल तो पता होना चाहिए ना। ओके, हमें इसका पोटेंशियल भी नहीं पता। इतनी सारी अननोन क्वांटिटीज के साथ में हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालें, लूप 2 लेते हैं। लूप 2 में करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं हो रही है। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगी मतलब इस सर्किट में यहां से भी करंट नहीं फ्लो हो सकती। ओके, तो ठीक है, हम अभी करंट को छोड़ देते हैं, हम किसकी बात कर लेते हैं, केवीएल की। इसके पास कोई वोल्टेज है नहीं, इसके पास कितनी है, 2 वोल्ट। इसके पास मान लेते हैं कितनी वोल्टेज है, वी आर। आर रेजिस्टेंस है और इसकी वोल्टेज कितनी है, वी आर, ये हमने कंसीडर किया है। ओके, क्लोज लूप है तो हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं। -2 प्लस वी आर इक्वल्स टू 0। ओके, हमने यहां से स्टार्ट किया है इस तरह से। ओके, जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो इस पोटेंशियल को हम कैसा लेंगे, माइनस, और इसका पोटेंशियल तो हमेशा प्लस आएगा ही, हम चाहे ऊपर से जाए या फिर नीचे से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। ओके, आगे क्या करें, देखो अगर हमें करंट नहीं पता है ना, तो
आप नेगेटिव टर्मिनल से केवीएल को अप्लाई करो। ओके, जैसे कि हमने पहले केस में किया था, वहां पर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दो या दो से ज्यादा बैटरी है, तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। ओके, अगर एक ही बैटरी है तो फॉर श्योर आप कहाँ से स्टार्ट करो, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। आपने लूप बनाया हुआ है ना, लूप में आप एक से दूसरे के पास जा रहे हो, एक एलिमेंट से दूसरे के पास में। तो जब आप बैटरी से स्टार्ट करोगे तो नेगेटिव से स्टार्ट करो और फिर जितने एलिमेंट है वो सब ऐड करते चले जाओ। ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ, केवीएल के लिए। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, सबको ऐड किया, इक्वल्स टू 0 लिखा, वी आर कितना आ गया है 2 वोल्ट। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इस बार मैं सिर्फ लूप 1 वाला डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, 400 ओम का, और इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ये बैटरी है 10 वोल्ट की। ओके, इसकी वोल्टेज हमें पता चल गई है कितनी है, 2 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पर अगेन केवीएल लगा देते हैं। ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हम इस तरह से रोटेट होंगे। तो पहले ये आता है, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। ओके, -10 आ जाएगा, प्लस इसकी वोल्टेज कितनी होगी 400, मान लेते हैं आई। ओके, यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। इस तरह से नेगेटिव से स्टार्ट होगी और पूरे लूप में चली जाएगी। अब यहाँ पर इसमें कितनी करंट है हमें पता है क्या, नहीं पता है। हमें यहाँ पर आई की वैल्यू नहीं पता है, क्या आर की वैल्यू पता है, नहीं। वोल्टेज पता है, हाँ पता है। तो इस बार हम इसको आई आर नहीं लिखेंगे, 2V लिखेंगे। ठीक है, देखो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले, उसमें हमने क्या किया था, V1 निकाला था IR की टर्म्स में, V2 भी निकाला था IR की टर्म्स में। क्यों, क्योंकि हमें V1 V2 की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता थी, R की वैल्यू पता थी, I की हमें फाइंड करनी थी, तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अभी हमारे पास 2 वोल्ट है, वैल्यू है, तो हम उसको एज इट इज पुट कर देंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, हमारे पास अभी आर भी नहीं है और आई भी नहीं है, दोनों को हम सेम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते सेम टाइम पर। ओके, तो हम इसको रहने देते हैं। ओके, आई को नॉन रहने देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर ली, 2 वोल्ट इक्वल कितना हो गया 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई की, एक बार और देख लेते हैं। लूप 1 है हमारे पास, लूप 2 है हमारे पास, ये तीनों वैल्यूज नहीं है। तो हमने सोचा कि हम पहले क्या कर लेते हैं, VR को निकाल लेते हैं, और निकालना इजी भी है। क्यों, क्योंकि इसके पास वोल्टेज होती नहीं है, करंट यहाँ से फ्लो हो नहीं रही है, ये हमें बता दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये दोनों वोल्टेज आएंगी, ये हमें पता है और इसको हम फाइंड कर सकते हैं, वही हमने किया। लूप आप कोई भी ले सकते हो, ये पूरा लूप भी ले सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। ये जो आर वाली साइड है ना, बी से ई,
इसको आप छोड़ सकते हो। आप कोई भी लूप ले लो, बस जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर फिनिश कर देना, आपका आंसर करेक्ट आएगा। जैसे मैंने बी से स्टार्ट किया है, तो मैं बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए से बी। मैं ये लूप भी ले सकते थे। अभी कौन सा लिया है? बी से सी, सी से डी, डी से ई से बी, जिसको मैंने क्या बोला है? लूप टू। ओके, अब क्या किया है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज अभी भी नहीं है। ओके, तो इस लूप में मैं अगेन केवीएल अप्लाई करूंगी, और यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मेंटल गेम। क्या है कि मेरे पास आई भी नहीं है, आर भी नहीं है, बट वोल्टेज है, तो मैं इसको आई आर के फॉर्म में ना लिख के सीधा वोल्टेज मेंशन कर दूंगी, 2 वोल्ट। यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ओके, आई की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 × 10⁻²। अब आर कैसे आएगा? हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। यहाँ पर हमने इसकी वोल्टेज को वी आर से डिनोट किया है। करंट कितनी जा रही है इसमें? आई जा रही है। आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, वी हमें पहले से पता था, तो आर हम फाइंड कर सकते हैं। वी है हमारे पास 2, आई कितना है? 2 × 10⁻², और आर कितना आ जाएगा? 100 ओम। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, उतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर at 0 degree Celsius is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। टी नोट ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और आर नोट ले लेते हैं 2 ओम। ओके, जिस नोटेशन को यूज कर रहे हो आर में, उसी को टी में यूज करना। ओके, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। आर है हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, आर है हमारे पास 6.8 ओम, और टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास दो पेयर हैं। इतना टेम्परेचर होगा तो सेम वायर का ये रेजिस्टेंस है, इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। हमें अल्फा निकालना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, कितना आ जाएगा? 6.8 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस अल्फा 80 माइनस 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन 1। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
10 रजिस्टर दिए हुए हैं और सभी का जो रेजिस्टेंस है वो R है और सबको सीरीज में कनेक्ट किया है। ओके, साथ में क्या कनेक्ट है, एक बैटरी, ईएमएफ कितना है उसका E, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ओके, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है मतलब 0 है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। उस केस में हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल हो जाती है, ईएमएफ के। ओके, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स। दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, पहले हमने 10 रजिस्टर को लिया और उनको सीरीज में कनेक्ट किया, वहां से हम आई निकाल सकते हैं। ओके, और नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज हमें दी हुई है ना, उस बैटरी की जो उनके साथ कनेक्ट है। तो पहले यही कर लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि सब हमारे पास सीरीज में है तो सबको ऐड कर सकते हैं। ओके, सबका रेजिस्टेंस इक्वल है तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स है तो कितना होगा 10 R। ये आ गया हमारे पास नेट रेजिस्टेंस। ओके, किसमें, सीरीज में। अब हमारे पास वोल्टेज कितनी है, E, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर V दिया हुआ है E, I हमें निकालनी है। ओके, इसको क्योंकि सीरीज में है IS लिख लेते हैं, और R नेट कितना है हमारे पास 10R, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा IS E बाय 10R। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, सेम रजिस्टर है ना, 10 क्वांटिटी में, और उन सबको पैरेलली कनेक्ट किया है। तो अब हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 बाय R नेट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 अप टू 1 बाय Rn। सबका रेजिस्टेंस सेम है तो ये कितना हो जाएगा 10 बाय R, मतलब R बाय 10। ओके, सारे रजिस्टर को पैरेलली ऐड किया है लेकिन बैटरी अभी भी सेम रखी है, उसको चेंज नहीं किया। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम V इक्वल्स टू आई आर, अभी भी ये कितनी है E, I को लिख लेते हैं, इस बार पैरेलल है तो IP लिख लेते हैं। R कितना आ गया है, R बाय 10। ओके, यहां से कितना आ जाएगा, ये IP इक्वल्स टू 10E बाय R। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन्होंने बोला कि जो इस केस में करंट आई है, मतलब जिसे हम क्या लिख रहे हैं, IP। ओके, वो n टाइम्स हो जाएगी। पहले जो सर्किट बना सीरीज वाला उसमें एक करंट आई, कितनी आई, IS। बाद में जो सर्किट बना उसमें करंट आई, उसे हमने किससे डिनोट किया, IP से। इन्होंने बोला है कि ये वाली जो लास्ट वाली करंट है ये पहले वाली की n टाइम्स है, मतलब IP इक्वल्स टू n IS। ओके, अब इन्होंने बोला है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करें, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं। ओके,
आई एस है हमारे पास E बाय 10R और आई पी कितना है 10E बाय R। अब देखो इन्होंने ना n की वैल्यू पूछी है, मतलब हमें इन दोनों में एक रिलेशन निकालनी पड़ेगी। रिलेशन कैसे निकालें, दोनों में E बाय R कॉमन है तो रिप्लेस कर देते हैं। E बाय R की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 10IS, इसमें पुट कर देते हैं। ओके, कितना आ गया है इसको इससे कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी है 100, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ओके, एक बार खुद से ट्राई कर लेना पहले इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो यहाँ पर कर दिए हैं, लेकिन आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किस स्टेप पर आके अटक जाते हो, वो आपको खुद से ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। ओके, इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि वो अब है नहीं हमारे सिलेबस में। ओके, नीट का जो सिलेबस है वो क्वेश्चन है रजिस्टर का, उसमें कलर्स पूछे हुए हैं, है ना, जो हमारे पास रजिस्टर है वो कौन से कलर का होगा। ओके, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन का है, वो अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ा भी नहीं है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो देख लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।